Hello, good morning dear student. Welcome to our channel गायत्री स्कूल सांचो। आज अपन इस चैनल के माध्यम से क्लास 11 की फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब क्लास 11 अर्थात 10th क्लास तक सभी बच्चे कॉमन सब्जेक्ट पढ़ते हैं। साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स सभी की सब्जेक्ट क्या पढ़ी जाती है? कॉमन पढ़ी जाती है। अब 10th क्लास के बाद में बच्चा अपना कैरियर या फ्यूचर डिसाइड करने के लिए अपने अपने जो इंटरेस्ट हैं उस इंटरेस्ट के अनुसार सब्जेक्ट का चूज करते हैं। ठीक है, किसी का विज्ञान के क्षेत्र के अंदर इंटरेस्ट है तो वो साइंस फील्ड को चूज करता है अर्थात विज्ञान निकाय को चूज करता है। जिसका आर्ट्स क्षेत्र के अंदर इंटरेस्ट है वो आर्ट्स लेता है कला क्षेत्र में। तीसरा अकाउंटेंट वगैरह कॉमर्स के अंदर बिजनेस के अंदर जाने का इंटरेस्ट है वो कॉमर्स लेने की कोशिश करता। ठीक है, अब साइंस जिस बच्चे को इंटरेस्ट है, अब जैसे कि साइंस अपन पढ़ते हैं 10th क्लास तक क्या पढ़ते हैं, साइंस का कुछ पोर्शन को पढ़ा जाता है और उस पोर्शन के अंदर जैसे कुछ चीज़ें अपन को समझ में नहीं आती। 10th तक अपने पास क्या होता है, कुछ ऊपरी चीज़ों को बताया जाता है। अब वो चीज़ें अपन को समझ में नहीं आती तो बच्चा क्या सोचता है कि क्या अपन साइंस ले या नहीं। ऐसा कुछ नहीं। अगर 10th तक भी आपको साइंस के अंदर समझ में नहीं आई है चीज़ें तो भी आप साइंस ले सकते हैं, क्योंकि जो 11th क्लास है वो साइंस निकाय की प्रथम क्लास कहलाती है, जहाँ से अपन आगे पढ़ सकते हैं। अब साइंस के अंदर भी दो पार्ट्स होंगे, एक होगा जीव विज्ञान मैथ्स निकाय और जीव विज्ञान। ठीक है, जीव विज्ञान जिसके इंटरेस्ट जीव विज्ञान, प्राणी विज्ञान और बॉटनिकल या डॉक्टर्स फील्ड में जाने की चाहता है वो जीव विज्ञान लेते हैं। जो मैथमेटिक्स के अंदर अच्छा परफॉर्म करते हैं या इंजीनियरिंग सेक्टर के अंदर जाना चाहते हैं वो मैथ्स लेते हैं। इसके अंदर एक PCM और दूसरा होता है PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री एवं जीव विज्ञान। ठीक है, दो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दो क्या रहती है, कॉमन सब्जेक्ट रहती है 11th और 12th में, और ये ऑप्शनल सब्जेक्ट जीव विज्ञान और गणित क्या होती है, ऑप्शनल सब्जेक्ट होती है। ठीक है, अब जीव विज्ञान पढ़ने वाले बच्चों का फिजिक्स केवल 12th क्लास तक होगी, 11th और 12th के अंदर, बाकी आगे जाके फिजिक्स छूट जाती है, लेकिन मैथ्स वालों बच्चों को पीछा नहीं छोड़ती, वो आगे से आगे। ठीक है, तो अपन ये हो गया बात निकाय चूज करने का। अब अपन स्टार्ट करते हैं 11th क्लास की फिजिक्स। फिजिक्स क्या है, साइंस का पार्ट। अब विज्ञान के बारे में देखा जाए सदियों से प्रत्येक भौतिक विद का हो जाए, कोई न कोई किसी न किसी रूप में अपने आसपास जितनी भी होने वाली घटनाओं के बारे में जानने की कोशिश करता है। सोचते हैं कि ये ब्रह्मांड के अंदर क्या चीज़ है, ये फैन क्यों चल रहा है, ये व्यक्ति क्यों दौड़ रहा है, कोई भी पत्थर अगर ऊपर फेंका तो नीचे क्यों आ रहा है, इन सभी प्राकृतिक घटनाओं के बारे में जानने की कोशिश करता है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ऑल थिंग्स। ठीक, तो ये जो विज्ञान शब्द है अंग्रेजी में उसको साइंस कहा जाता है। ये साइंस शब्द है लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से मिलकर बना है। इसका अर्थ होता है जानना कि कोई भी घटना क्यों हो रही है। तो विज्ञान की अगर परिभाषा दें तो क्या है, अपने आसपास जितनी भी घटनाएं हो रही उस घटनाओं को तथ्यों सहित बताना कि क्यों हो रही, और उसका कारण बताता है कौन, साइंस बताती। तो हमारे चारों ओर के तथ्यों एवं घटनाओं के सुव्यवस्थित एवं संगठित ज्ञान को ही क्या कहा जाता है, सुव्यवस्थित का मतलब ये घटना हो रही है तो क्यों हो रही है, इसका क्या कारण है, उन सभी को डिस्क्राइबली वर्णन करता हुआ साइंस करता है। अब साइंस के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस हैं। ठीक है, जैसे खगोलीय घटनाओं के बारे में खगोल विज्ञान अलग है,
जैसे बॉटनी के ह्यूमन बॉडी के अंदर जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उन घटनाओं के लिए जीव विज्ञान अलग है, जीव विज्ञान अलग है, या फिर अपन कहते हैं प्राणी विज्ञान। ठीक है, प्राणी विज्ञान जीव विज्ञान का पार्ट है। दूसरी बात करें अपन जो पेड़ पौधों के अंदर जो भी जितने भी घटनाएं वो प्रकाश के रूप किस रूप में लेती है, ये सभी को समझने के लिए बॉटनी जो वनस्पति विज्ञान शाखा है। ठीक है, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उनको समझने के लिए अपने पास रासायनिक विज्ञान शाखा। फिर अपने पास भौतिक घटनाएं, प्राकृतिक जितने भी स्थूल घटनाएं अपन को जो दिख रही, व्यक्ति क्यों चल पा रहा है, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ आप क्यों सुन पा रहे हैं, किस कारण सुन सकते हैं, मैं यहाँ बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ आप अपने घर पे बैठे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू आप लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, विज्ञान है। उसी की एक ब्रांच है अपने पास भौतिकी। भौतिकी का अर्थ है अपने पास देखिए संस्कृत भाषा के शब्द किससे लिया गया है, भौतिक से मिल के बनाया गया भौतिकी, और इसको अंग्रेजी में कहा जाए तो उसका ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसियस, जिसका अर्थ होता है नेचर अर्थात प्रकृति का जानना या प्रकृति का ज्ञान, क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। तो फिजिक्स क्या होगी, भौतिक विज्ञान क्या कहेगी कि प्रकृति के अंदर या प्राकृतिक घटनाओं के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो ब्रांच क्या कहलाती है, भौतिक विज्ञान कहलाती है। ठीक, तो अपना जो 11th क्लास का जो पहला चैप्टर है वही क्या है, भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड। इस फिजिकल वर्ल्ड के अंदर अपन को क्या पढ़ना है, पहला ये जो अपन ने बताया विज्ञान और भौतिकी के बारे में। इसके बाद में अपन कोई भी घटना घटित हो रही है, अब साइंस के अंदर क्या होता है, किसी भी लॉ या प्रिंसिपल को डिफाइन करने के लिए बहुत सारी प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। ठीक है, उन प्रोसेस को देखेंगे। फिर भौतिक विज्ञान की कितनी शाखा है और भौतिक विज्ञान अन्य शाखाओं से किस प्रकार संबंधित है, और इस भौतिक विज्ञान अपने समाज के साथ में और टेक्नोलॉजी के साथ में किस प्रकार जुड़ी हुई है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। ये पहला लेक्चर अपना रहेगा। ठीक, पहला लेक्चर अपने पास इंट्रोडक्टिव पार्ट है, इससे किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। पहला चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस चैप्टर के अंदर बच्चे जो साइंस पढ़ना चाहते हैं उसका इंटरेस्ट को जगाने के लिए, इंटरेस्ट किस प्रकार के, इस पहले चैप्टर के अंदर क्या तरीका है कि फिजिक्स है वो अपने समाज के साथ में किस प्रकार जुड़े, कैसे कैसे अपन इनोवेशंस ला सकते हैं, कैसी कैसी टेक्नोलॉजी के अंदर फिजिक्स का इस्तेमाल होता है, अपने दैनिक जीवन के अंदर फिजिक्स का कहाँ इस्तेमाल होती है। इस प्रकार के इंटरेस्ट को जगाने के लिए पहला चैप्टर है। ठीक, हाँ, तो अपन स्टार्ट करते हैं। पहले ये फिजिक्स हो गया, फिजिक्स और विज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, अपने चारों ओर जो जितने भी तथ्य हैं या घटना है उसके सुव्यवस्थित और संगठन ज्ञान को अपन क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। भौतिकी के अंदर अपन ने देखा भौतिक विज्ञान एक साइंस की ब्रांच है जिसमें प्राकृतिक एवं प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं। किसी भी घटना घटित हो रही है उसकी वैज्ञानिक विधि, इसके प्रोसेस को अपन लिखते हैं। अब देखें अपने पास कोई भी घटना के बारे में अपन को बताना, जैसे जैसे न्यूटन्स का लॉ सिद्ध हुआ होगा, न्यूटन्स ने जो प्रिंसिपल्स दिए हैं, गति के नियम दिए हैं, उसने सिद्धांत दिया, तीन लॉ दिए। ये लॉ किस प्रकार दिए वो देखते हैं। वो ऐसा नहीं कि बोल गए और सीधे चल गए, ऐसा नहीं, उसको साइंटिफिकली बहुत सारे प्रोसेस से होके गुजरना पड़ता है, बहुत सारे परीक्षण करने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे अपने पास न्यूटन ने बताया कि उसने देखा कि सेब है, पेड़ से गिरा और कहाँ पर, जमीन पे आ गया, तो उसने ऑब्जर्व किया, अर्थात छोटी वस्तु है वो उसके पास में आ रही है तो उसको किसी न किसी बल के द्वारा या कोई न कोई धक्का लगा है,
अर्थात आकर्षित हो रही है। तो उसने देखा कि ब्रह्मांड के अंदर दो वस्तुएं हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो पहला ही उसने क्या किया, ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्वेशन एक बार देखने पे उसने ऐसा नहीं कि सीधा स्थापित कर दिया, उसने पहला देखा वो ऑब्जर्वेशन किया कि दो पेड़ हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है, उस आकर्षण को समझने के लिए उसने अब भिन्न भिन्न ऊंचाई से देखा होगा, ऐसा नहीं कि क्या पता कि पेड़ से गिरा। अब उसने अलग अलग जगह से, पहले कि 100 मीटर से किसी पत्थर को गिराया, फिर उसने देखा तो वो 100 मीटर गिराया। तो प्रत्येक बार वो पत्थर या वस्तु है वो पृथ्वी पर आकर गिर, मतलब उसने ऑब्जर्व किया। ऐसा नहीं कि 200 मीटर में जाके उसने गिराया, तो एक ऑब्जर्वेशन, एक फिक्स क्राइटेरिया। तो उसने देखा कि गुणात्मक एवं मात्रात्मक एनालिसिस कि अगर इतनी ऊंचाई से गिर रहा है तो अपन देखें ऊंचाई को दुगुना से कितना गिरता होगा, उस गिरते समय पृथ्वी पर आते समय उसका वेग कितना होगा। इन सब चीज़ों को समझने के लिए पहले क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन किया। ऑब्जर्वेशन को अपन लिखेंगे प्रत्येक बार क्या कुछ, उसका फिर अपन गुणात्मक एवं मात्रात्मक एनालिसिस करेंगे उसका। उस एनालिसिस के थ्रू अपन एक परिकल्पना देंगे कि दो वस्तुएं हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करती। उसने देखा, फिर प्रत्येक बार देखा उसने, फिर घटनाओं और भी चीज़ों के बारे में देखा, जैसे मून है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, ये भी किसी न किसी बल के द्वारा आकर्षित हो रही है और चक्कर लगा रहे। तो ऐसी कुछ परिकल्पनाएं दी गई। ठीक, फिर उसको गणितीय रूप से या फिर अपन कह सकते हैं एक ऐसा मॉडल तैयार करेंगे, गणितीय प्रतिरूप, और उसको अलग अलग स्थानों पर, जैसे गणितीय प्रतिरूप के अंदर जैसे उसने सिद्ध किया कि जो आकर्षण बल का मान है वो द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमण पर था। अलग अलग डिस्टेंस पर अलग अलग द्रव्यमान के पिंडों पर उसने क्या किया, एनालिसिस किया। उसने अलग अलग मीडियम में जाके बात की, चंद्रमा को उस टाइम नहीं, ऐसे विवेचनाएं की, परिकल्पनाएं थी, और उस परिकल्पनाओं का इस फॉर्मुलेटिकली उसने क्या किया, टेस्टिंग किया, परीक्षण किया। और उस परीक्षण के दौरान अगर ये सभी जगह लग रहा है तो उसको अपन कहते हैं यूनिवर्सल लॉ कहते हैं, और कुछ कंडीशंस के साथ में अप्लाई होता है तो अपन उसको यूनिवर्सल लॉ के केवल लॉ कहा जाता है। जबकि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है, यूनिवर्सल लॉ, उससे माध्यम पे निर्भर नहीं करता। उसने क्या कहा कि प्रत्येक दो कण है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और आकर्षण बल का मान उस दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, तो ये इतने प्रेक्षण प्रोसेस क्या होगा, व्यवस्थित प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन करेंगे, फिर उसका मात्रात्मक गुणात्मक विवेचना एनालिसिस करेंगे, फिर उसकी एक परिकल्पना देंगे और उसको अपन गणितीय रूप में डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। ठीक, फिर उसको अपन प्रत्येक स्थान पर अलग अलग मीडियम के अंदर टेस्टिंग करेंगे, अलग अलग चेंजेस, मीडियम चेंज करेंगे, डिस्टेंस चेंज करेंगे, टेस्टिंग करने के पश्चात ही सिद्धांत की स्थापना होती है। तो इतने सारे मेथड के थ्रू गुजर के अपने पास कोई भी प्रिंसिपल बनता है। ठीक, अब अपन देखते हैं इसमें भौतिक विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं या भौतिक विज्ञान कितनी शाखाओं में बंटा हुआ है। अब देखिए अपन भौतिक विज्ञान की शाखाओं के बारे में बात करें तो अपन 11th क्लास और 12th क्लास के अंदर वैसे बेसिक देखा जाए तो अपन थोड़ा थोड़ा भौतिक विज्ञान की सभी ब्रांचों के बारे में अपन पढ़ लेते हैं। कहाँ पर कुछ पार्ट इसमें से 11th क्लास में होता है, कुछ पार्ट 12th क्लास में। तब भौतिक का सभी पार्ट उसका ओवरव्यूज, तब बहुत ही लो लेवल की चीज़ें अपन यहाँ से पढ़ लेते हैं। अब देखिए शाखाओं के बारे में, इसमें दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक क्लासिकल अर्थात चिरसम्मत भौतिकी और दूसरी आधुनिक अर्थात मॉडर्न। अब क्लासिकल का मतलब जो पहले से चली आ रही है, जो अपन बात करें 18 और 17 सेंचुरी से पहले वाली चीज़ें या 18 तक की चीज़ें जो भी है वो चिरसम्मत भौतिकी के अंदर आती है, उस दौरान दी गई चीज़ें।
अब इसके अंदर कौन सी घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाएगा, बात करें चिरसम्मत भौतिकी के अंदर स्थूल घटनाओं के बारे में। स्थूल घटनाओं के अंदर ऐसी घटनाएं जिसको अपन आंखों से देख सकते हैं। आंखों से देखने का अर्थ जैसे मैं यहाँ से आवाज़ लगाऊं और आप तक आवाज़ सुनाई देती है, आप किसी न किसी मीडियम के थ्रू वहाँ सुनते हैं। ये तो अपने पास जो मीडियम है, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है, उसके थ्रू। दूसरे अगर आसपास में खड़े व्यक्ति है थोड़ा दूर पे, तो कम आवाज़ में वो सुनाई नहीं देगा, अगर जोर से बोला गया सुनाई देगा। तो ये ऐसी घटना है। दूसरी, जैसे कोई भी गाड़ी सड़क पे चल रही है तो वो क्यों चलती है, क्यों ब्रेक लगाने पर रुक जाती है, क्या होता है घर्षण बल वगैरह, इन सभी चीज़ों के बारे में हमारे पास जो आंखों से देख सकते हैं, जो आंखों से देखी जा सकने वाली घटनाओं को अपन चिरसम्मत भौतिकी कहते हैं। जैसे तारों का टिमटिमाना, सूर्य का उगना, सूर्य ढल जाने के बाद में भी थोड़ी देर तक सूर्य का दिखाई देना, इंद्रधनुष का बनना, ये सारी चीज़ें अपन आंखों से देख सकते हैं। जैसे एक चीज़ को गर्म करने पर आगे दूसरा सिरा गर्म हो जाता है, वो आंखों से देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें किसमें आती है, चिरसम्मत भौतिकी। इसके अंदर कौन सी यांत्रिकी अर्थात मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के अंदर जितनी भी घटनाएं गतिशील अवस्था के अंदर हो रही है, वस्तु गतिशील है या किसी पोजीशन के कारण जो घटना हो रही है वो कहलाती है यांत्रिकी, अर्थात द्रव्यमान के साथ में गति हो, और उसका अध्ययन क्या कराता है, यांत्रिकी के अंदर करता है। किसी वस्तु की गति, समतल में गति, घूर्णन गति, घर्षण बल, इन सभी को अपन पढ़ेंगे इसमें यांत्रिकी के। वैद्युत गतिकी के अंदर अपन सारे इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। किसी भी तार के अंदर धारा क्यों प्रवाहित होती है, अलग अलग धारा प्रवाह के लिए अलग अलग चालक वस्तुएं क्यों जिम्मेदार हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे विद्युत गति। यांत्रिकी अपन क्लास 11 के अंदर पढ़े, और ये पोर्शन अपने पास क्लास 12 के अंदर है। ऑप्टिक्स के अंदर बताया प्रकाश की, जो प्रकाश से संबंधित, प्रकाश की प्रकृति के कारण, भिन्न भिन्न रूपों के कारण जो घटनाएं घटित हो रही है उनका अध्ययन हम प्रकाशिकी के अंदर करेंगे। ठीक है, जो सूक्ष्मदर्शियों का, दूरदर्शियों का अध्ययन, ठीक है, प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, इन सभी घटनाओं के बारे में प्रकाशिकी के अंदर बात करेंगे। ऊष्मागतिकी के अंदर अपन जैसे किसी वस्तु को गर्म करने पर उसमें क्या प्रभाव होता है, किसी वस्तु को गर्म करने पर, किसी मेटल को या उस गर्म करने पर वो कितना एक्सपेंड होता है। बहुत सारी वस्तुएं हैं वो गर्म करने पर आयतन को बढ़ाती हैं, कुछ वस्तुएं आयतन को कम करती हैं। ऐसे इफेक्ट्स को समझने के लिए अपन ऊष्मागतिकी को पढ़ेंगे, प्रोसेस को पढ़ेंगे। इसी पे आधारित अपने पास जितने भी सारे इंजन्स बने हैं उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक, ये तो होगी चिरसम्मत भौतिकी, क्लासिकल फिजिक्स। अब आती है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स ऐसी है जिसमें बहुत ही सूक्ष्म प्रभावों के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, सूक्ष्म प्रभाव के बारे में अध्ययन करने का मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ों के बारे में, जैसे परमाणु या नाभिकीय आकार की वस्तुओं के बारे में अध्ययन करना। जैसे किसी तार के अंदर, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है। इसमें रिलेटिविटी अपने पास यांत्रिकी की चीज़ है, इसको आगे मॉडर्नाइज किए, सापेक्षता के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर क्वांटम फिजिक्स के अंदर जो सूर्य से आने वाली, जैसे बात करें एनर्जी है, वो फोटॉन्स के रूप में आती है, ये अपन को दिखाई नहीं देती चीज़, ये किस प्रकार एनर्जी का डिसिपेशन करते हैं वगैरह चीज़ें। न्यूक्लियर, नाभिकीय भौतिकी के अंदर, फिर परमाणविक एवं आणविक भौतिकी के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो ये अपने पास होंगे भौतिक विज्ञान की शाखाएं। अब अगले लेक्चर के अंदर अपन इस शाखाओं के संबंध देखेंगे और विज्ञान है वो समाज के साथ में किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप बेफिक्र रहिए, और अगर साइंस के अंदर इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट को जगाइए और आप साइंस सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद। आज के लिए अपना लेक्चर इतना ही रहेगा। इंट्रोडक्टिव 2-3 लेक्चर अपना इंट्रोडक्टिव पार्ट रहेगा भौतिक जगत के बारे में, फिर अपन इसके मेन पोर्शन के बारे में आएंगे। ठीक है, चलो।
धन्यवाद। ओके।